हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने किया था 1 से 50 68वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के। इस सेशन में हम करेंगे आगे के सवाल, तो बने रहिए। और शुरू करते हैं हम 51वें सवाल से। 68th का ये पार्ट 2 है और हमारा 51वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिन्स डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर पूछा है 2022 का। आंसर इसका परमा क्राइसिस था, लेकिन जो 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर आएगा कॉलिन्स का, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को भी देखेंगे कि विच इज द वर्ड ऑफ द ईयर। कभी कभार बीपीएससी पूछ लेती है कि वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अलोंग विद सेनेगल लॉन्च्ड द इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस ड्यूरिंग COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का ये क्वेश्चन है। उस टाइम वो करंट में था, अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है 71वीं बीपीएससी के साथ। अभी कौन सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक? COP29। COP29 कहाँ हुआ है? बाकू, अजरबैजान। इसके मेजर फाइंड आउट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंड आउट्स हैं COP29 के, वो आप नोट कर लेंगे एक जगह। इससे सवाल बनने की संभावना है। अगला, The embassy of which country applied for a GI tag for Nihonshu? निहोंशु फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? नाम सुन के ऐसा नहीं लग रहा निहोंशु, ये होंशु, क्यूशु, शिकोको, होक्काइडो, ये सब जापान के नाम लगते हैं नाम सुन के ही। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो जापान पे एक बार रिस्क तो ले ही सकते थे। अगला, which of the following space agencies announced that it had successfully used steam to propel its Equus spacecraft? निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की थी कि उसने अपने इक्वलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? ये किसने किया था? उस वक्त के करंट में था, जाक्सा ने किया था। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। What is the name of Tesla humanoid? 69 के सीरीज को अगर आप रिवाइज करेंगे तो पाएंगे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी एज इट इज बीपीएससी वालों ने 69वीं में डाला था कि टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है। इसका आंसर क्या था? ऑप्टिमस। अगला, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? तीनों ऑप्शन दरभंगा का था, जटिल ऑप्शंस दे दिए थे। इसका आंसर था कादिराबाद, दरभंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर डिटेल को लेके बैठ जाएंगे। एक आध सवाल ऐसे अतरंगी आते रहते हैं, इसको स्किप करना है। हमें दरभंगा पता है वो काफी है, ये जरूरी नहीं कि अब बैठ के उसके एक एक कस्बे को पढ़ते रहेंगे। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2019-2020 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिले की है? शिवहर की। कॉमन सेंस, आगे भी आपसे ये पूछ सकता है क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी, शिवहर की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा शिवहर की है। अगला, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021, नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट 2020 से 21, ये रेलेवेंट नहीं है, करंट का क्वेश्चन था, तो इसका जवाब जान के कुछ फायदा है नहीं। एसडीजी रिपोर्ट जो इस साल की होगी करंट, उसको पढ़ेंगे क्योंकि ये थीम बीपीएससी ने अब चुन लिया है। अगला, which sport has been included in the खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट? अब देखिए स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया। खेलो इंडिया गेम्स अभी बिहार में हुआ था, एक उसमें एक नया स्पोर्ट का नाम जुड़ा है, वो कौन सा स्पोर्ट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो उसमें ट्रैक साइकिलिंग जोड़ा गया था। मतलब जो खेलो इंडिया गेम्स अभी हुए हैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है, उससे क्वेश्चन 100% इस बार बीपीएससी में आना ही है 71वीं में। अगला सवाल, Which of the following has been awarded geographical indication?
जीआई टैग इनमें से किन को मिला है? कह रहे हैं एप्लीक वर्क ऑफ बिहार खतवा, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार मिथिला। सिक्की ग्रास को जीआई टैग बिल्कुल मिला हुआ है। लेकिन बीपीएससी डेट्स पे बहुत खेलती है, किस डेट पे मिला था? अब डेट देखेंगे कि अगस्त 2022 है ना, सिर्फ जीआई टैग पढ़ के नहीं छोड़ देंगे, इनका ये डेट लास्ट में जो पूछ की तरह ऐड कर देते हैं उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। सिक्की ग्रास को भी जीआई टैग मिला हुआ, लेकिन अगस्त 2022 में मिला था मिथिला मखाना को। तो जब जीआई टैग और करंट देखेंगे तो एक नजर डेट पे भी डाल देंगे, कम से कम महीना जो मंथ का नाम है वो तो जरूर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? वर्ष 2022 में किसको जोड़ा गया है? अब 2022 में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, नालंदा महावीर भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में। अब 2022 में किसको जोड़ा गया था ये अब देखना जरूरी नहीं है, अभी करंट के लिए नॉलेज क्या जरूरी है कि ये दोनों महाबोधि टेम्पल और नालंदा में नालंदा महाविहार का पूरा तात्विक स्थल, ये दोनों क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का हिस्सा है। अगला, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, करंट का क्वेश्चन है, अभी जानने का कोई तात्पर्य नहीं है। अगला, गंगा जल आपूर्ति योजना, ये बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं को जरूर देख के जाना है। और यहां भी जैसा कि मैंने आपको कहा बीपीएससी डेट्स के साथ बहुत खेलती है, भले इसका कोई पर्पस नहीं है कि क्यों आप तारीख पूछ रहे हैं, लेकिन आप देखिए नवंबर 28 गंगा जल आपूर्ति योजना इनॉग्रेट हुई थी राजगीर से, लेकिन उन्होंने पूछ दिया नवंबर 28, तो इसका आंसर बन गया बोध गया। अगला, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी? किसने की थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बीसीसीआई ने। अगला सवाल, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया? ये हाइफन हो गया है, ये डेसिमल है, दशमलव, यहाँ ठीक है, यहाँ गलत। तो ये 11.3 था जो बढ़ के 15.3 हो गया। हर बार बीपीएससी के लिए बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ना करके बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही बीपीएससी का प्राइम क्वेश्चन आस्किंग एरिया है। अगला, इन द एंड ऑफ इट्स माउंटेनस जर्नी एट अटॉक द इंदस रिवर इज ज्वाइंड बाय विच रिवर फ्रॉम पाकिस्तान। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के दौरान जो सिंधु नदी है अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? किस नदी से जुड़ती है? काबुल रिवर, काबुल नदी से। यहां एक नाम आया है अमू दरिया, आपने नाम सुना होगा, अमू दरिया और सिर दरिया। आप मुझे बताएंगे ये कहां जाके, कौन से सागर में जाके ये दोनों नदी गिरती है? मैं ही बता देती हूँ, अरल सी। ये जानना जरूरी है, ये सवाल कभी भी बन के आ सकता है ज्योग्राफी, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन उनको बनाना हुआ कि अमूर दरिया और सिर दरिया ये कहां से, इनका ओरिजिन क्या है और इनका डेस्टिनेशन क्या है, कहां जाके गिरती हैं? तो दोनों ही अरल सी में जाके गिरती हैं। अगला, which of the following is the well publicized wildlife campaign in the world launched in 1973? 1973 में कौन सा सुप्रचारित वन्य जीव अभयारण्य है विश्व में जो शुरू किया गया था? वो क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में। अगला सवाल, शोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रोपोस्फेयर के बारे में ट्रू स्टेटमेंट्स हमें निकालना है। क्या ये टॉप मोस्ट लेयर है? बताइए, है नहीं है? आयनोस्फेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर, हम सब जानते हैं। टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेस, इंक्रीज करता है क्या? अगर हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, अनटिल अनलेस हम एक ऑप्टिमम हाइट तक ना जाएं, जहां से लैप्स रेट की बात होगी। तो ये भी गलत हो गया। अगला, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, ये सही है कि इसकी औसत ऊंचाई
13 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या है? सी। बहुत बेसिक सवाल ट्रोपोस्फेयर के बारे में। अगला, द सदर्न कंटिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया। अब देखिए, जब हम 69वीं कर रहे थे वहां हमने जियोमॉर्फोलॉजी के 4-5 क्वेश्चंस को पढ़ा था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, उसका एक ऑप्शन था पेंजिया भी। और इनने पेंजिया से क्वेश्चन 68वीं में पूछ रखा था और इस पेंजिया को 69वीं में उनने ऑप्शन बना दिया। तो पेंजिया अगर हमें पता होता कि सदर्न कंटिनेंट, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। अगला, द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर। अब इससे आसान सवाल तो कुछ हो नहीं सकता है। बेसिक का भी बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया इनने कि आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन कहाँ सिचुएटेड है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? ये अच्छा सवाल है और ये आपको पता भी होना चाहिए। 69वीं में 5th शेड्यूल पूछा था। मैंने कहा था 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए विदाउट एनी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। यहां इनने पूछा है कि म्यांमार के साथ कौन से इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं? तो हम देखेंगे कौन कौन से शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा करता है क्या? बिल्कुल याद रखेंगे कि त्रिपुरा नहीं करता है, असम नहीं करता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन से इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला, which one of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective comprising 21 islands with estuaries, beaches? कल ये सवाल बताया है पिछले सेशन में। 69वीं बीपीएससी का में इस सवाल को दोहराया गया है 68वीं से उठा के। मैंने कल भी यही बात कही थी कि 21 आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, एस्चुरीज की बात कर रहे हैं, बीचेस की बात कर रहे हैं। तो नंदा देवी और सुंदरबंस नहीं, गल्फ ऑफ मन्नार आंसर होगा। कल 69वीं में जो इन्होंने सवाल डाला था, इन्होंने एक नीलगिरीज बायोस्फीयर का भी ऑप्शन डाला था। यहाँ 3 डाला है, वहां 4 ऑप्शंस थे, क्योंकि 69वीं से ये ई ऑप्शन को हटा दिया गया था, तो उनने 4 ऑप्शंस डाले थे। अगला सवाल, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन डू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर कॉपन्स क्लासिफिकेशन स्कीम? कॉपन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? किस में आते हैं? CWG में। अगर साउथ इंडिया की बात होती तो आंसर क्या होता? AW। और CWG में क्या आएगा? बिहार एंड यूपी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो अगर कॉपन्स क्लासिफिकेशन आपको उस वक्त नहीं भी पढ़ा होता और आपने PYQ किया होता तो इस सवाल को करना बहुत आसान हो जाता। अगला सवाल क्या है? इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स? फैक्चुअल क्वेश्चन, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 समुद्री मील। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है और महानदी भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, अच्छा क्या वो ई ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया गया? सबसे वाहियात और कंफ्यूजिंग था ई ऑप्शन, बीपीएससी के लिए सेफ साइड था। Which of the following statements is true about sugar industry? चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वजन कम करने वाला उद्योग है, बिल्कुल है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल। लेकिन अगर गन्ने के बारे में पूछेंगे तो गन्ने में पहला स्थान है। शुगर केन में यूपी का पोजीशन 1 है, लेकिन शुगर प्रोडक्शन में 2nd है। मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ABC तीनों करेक्ट। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? मैंगो शावर्स।
मैंगो शावर्स के जैसे एक दो और का नाम बताइए। प्री मॉनसून शावर जैसे काल बैशाखी भी होती है। ये आ गया इंडियन मॉनसून का क्वेश्चन, काल बैशाखी, मैंगो शावर्स, क्लाइमेटोलॉजी से आ गया क्वेश्चन पहला उठ के। अगला, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। Which of the following states of India borders with the maximum number of districts in बिहार? ये सवाल का जवाब मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद बताएंगे कि बिहार के चारों ओर जितने राज्य हैं, यूपी, अगर ये बिहार है तो इधर यूपी, यूपी कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर करता है? झारखंड के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, इधर वेस्ट बंगाल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और ऊपर नेपाल। ये आप लर्न करेंगे, वेस्ट बंगाल और नीचे झारखंड। इसको कंठस्थ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको एक बार समझेंगे और फिर याद कर लेंगे। एग्जाम में बैठ के हम बाउंड्री ड्रॉ नहीं करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। अगला सवाल, Which of the following is the last railway station of Bihar in the train route from Bhagalpur towards मिर्जा चौकी? मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? पीरपंती रेलवे स्टेशन। फैक्चुअल, सीधे रट्टा मार। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायरट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसे क्वेश्चन में उपयुक्त में से एक से अधिक ही की संभावना होती है। मिनरल्स, बिहार के भूगोल को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो भी थोड़े थोड़े बहुत मिनरल्स बिहार में मिलते हैं उनको पढ़ के जाना जरूरी होता है। ऐसे एक दो सवाल वो पूछ लेते हैं, जैसे जमुई में गोल्ड, ये उन्हें 69वीं में भी पूछा था। रोहतास के पायराइट्स, मिका, ये सब पूछ लेते हैं वो। अगला सवाल, फल्गु, a sacred river flowing in Bihar is formed by the confluence of which of the following rivers? 69वीं देखेंगे तो उसमें हमसे गंडक नदी पे बीपीएससी खुश हो गई थी। गंडक नदी से दो दो सवाल बना था। कौन सा, कि गंडक का पहला नाम क्या था जो कि नारायणी था, और उस पे कौन सा डैम बना है जो कि त्रिवेणी कैनाल जो गंडक नदी के ऊपर बना है। यहां पूछा है 68वीं में फल्गु, मतलब एक नदी के पूछने का ट्रेंड रखा है। तो फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? मोहना और लीलाजन नदी। मोहना और लीलाजन। फल्गु नदी के तट पे ही क्या है? बोधगया। और इन बिहार टी गार्डन्स वेयर स्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कहा? फॉर द फर्स्ट टाइम कहा स्टैब्लिश हुए थे? ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धिया, असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, कुछ ना भी पता हो, अगर आपको टॉप मोस्ट भी पता है तो यहां से ये ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। मधेपुरा का डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा था, मधेपुरा ही एक लास्ट में ऑप्शन बचता है ए। अगला, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? कौन सा खाद्य उद्योग? बिहार किस तरह का इंडस्ट्री है? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, सीरियल बेस्ड, अनाज आधारित उद्योग है, सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री। अगला सवाल, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप, कोई निश्चय आकार नहीं लेकिन इसका एक निश्चय आयतन होता है। हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, आकार तो नहीं है लेकिन इसका आयतन फिक्स्ड है। कौन सा होगा? क्रिप्टन, केरोसिन, कार्बन स्टील। केरोसिन का कोई आकार तो नहीं होगा लेकिन कितना है, वॉल्यूम तो फिक्स होगा ना। अगला, some metal oxides react with acid as well as base to produce salt and water. कुछ धातु ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया पर कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? जिनका नेचर अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, जिसका नेचर बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन कौन से हैं ये? जैसे कि बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक ऑक्साइड्स, टिन के ऑक्साइड्स, लेड के ऑक्साइड्स। तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, पहला ही है Al2O3 एंड जिंक। मैंने आपको बोला बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इसको याद ही कर लेंगे, कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, उसको याद करना ही बेहतर है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एसएन, पीबी, जर्मेनियम, और यहाँ पे कॉपर है इन दोनों में, तो ये ऐसे ही कट गया, कॉपर बिल्कुल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं बनाता है, तो आपका आंसर क्या हो गया Al2O3 and ZNO। Which gas contributes to global warming through its greenhouse effects? नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। आंसर क्या जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो उसके पोटेंशियल को भी पढ़ लेंगे कि किसकी कितनी पोटेंशियल है। अगला, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट गैस। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन से गैस को मुक्त करते हैं? बताइए। एसिड्स, कोई भी एसिड ले लेते हैं, H2CO3 ले लेते हैं, कार्बोनिक एसिड, और कह रहे मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स में क्या H2CO, ठीक है, HCl ले लेते हैं, HCl, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। HCl एक एसिड ले लिया, एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, अगर इसको रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा? CaCl2। 2 क्यों आ गया ये आपको पता होगा, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, और ये CO3 और H मिलके क्या बना देगा? HCO3। ये HCO3 फर्दर टूट के क्या बनाएगा? H2O और CO2। पानी और गैस कौन सा बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? CO2। अगला, विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज ऑक्सैलिक एसिड? मैंने आंसर ही बोल दिया, COOH। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? जिसमें 2 कार्बन होते हैं, CH3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज दिस? ऑक्सैलिक एसिड, ए आंसर। अगला, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय है और दूसरे में क्षारीय है, और आपको लिटमस दिया गया है। तो इनमें से कौन रेड को ब्लू करेगा? एसिड ब्लू को रेड करता है, रेड को ब्लू कौन करता है? बेस। इसका क्या आंसर जाएगा? बेस, क्षार। अगला, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स, किसको करेगा? एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर होता है। अभी हमने देखा, अभी पीछे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आया था ना, CH3COOH, विनेगर। Why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलते हैं? अब ये बताइए कि किसका काम है बदलना? आयंस का काम है। तो अगर आयन ड्राई है तो क्या इसमें आयंस है? नहीं है, हाइड्रेटिंग आयंस नहीं है ना, तो कैसे बदलेगा कलर? तो पहला है ब्लू लिटमस बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, गलत। नो H3O, H3O आयंस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयंस। अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो लिटमस का कलर कैसे बदलेगा? तो ये आंसर है आपका कि नो हाइड्रोनियम आयंस आर प्रेजेंट, लिटमस चेंजेस कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। को H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। चलिए अगला सवाल, डिटेक्ट द ऑड वन, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब इसमें से ऑड पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? ये तीनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एनर्जी रिलीज करने वाले, ये ऊर्जा रिलीज करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो क्या डिटेक्ट द ऑड वन? नन ऑफ द एबव। अगला,
हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में एक चीज कॉमन है और वो क्या है कि ये दोनों कार्बन के फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। लिख रहा है उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है। क्या उनकी संरचना समान है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? डायमंड की जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है, जो उसको बहुत ही स्टिफ और हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स बनाती है, दैट इज डायमंड। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, जो उसको सॉफ्टर बनाता है, जिस वजह से उसको पेंसिल के लेड में यूज करते हैं, है ना। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। कैसे है? जब फिजिकल स्ट्रक्चर ही उसका अलग है, एक का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, दूसरा का हेक्सागोनल है, तो समान डिग्री कठोरता की कैसे होगी? ये भी गलत। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनकी विद्युत चालकता समान होती है क्या? नहीं होती है। डायमंड क्या है? कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है, एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, तो दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नो, गलत हो गया ये भी। क्वेश्चन क्या था? हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। अगला सवाल 96 पे हम पहुंच चुके हैं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? स्टोमाटा के पोर्स ओपन और क्लोज किसकी वजह से होते हैं? रंध्र का खुलना और बंद होता है क्यों? अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, कोशिकाओं में पानी के मात्रा के वजह से उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। किसकी? स्टोमाटा की। आंसर गया बी। अगला, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा? ग्रीन तो वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए क्लोरोफिल जिनमें भी होता है वो ग्रीन दिखते हैं। पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं? क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो एब्जॉर्ब कौन करेगा भाई? ग्रीन। ग्रीन तो इसमें ऑप्शन दे दिया तो वैसे ही गलत हो गया। तो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? रेड एंड ब्लू। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर बेस, ये ट्री होता है क्या? ट्री की परिभाषा ये होती है। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? लता। वही तो होता है बेल। लता किसको बोलते हैं? क्रीपर्स, जिसको खड़ा होने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ये सही है। पेटियोल अटैचेस लीफ टू स्टेम, पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है ना, तना है उससे पत्ती जुड़ी हुई है तो एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। पर्णवृंत, तो ये भी सही है। लेकिन थिक हार्ड स्टेम, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, बस वही पेड़ होता है? नहीं, पेड़ एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पत्तियां, फूल, उनकी शाखाएं, तना सब होता है। तो पहला गलत हो गया, लेकिन जवाब वही है क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट अ करेक्ट मैच। अगला सवाल 99, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका क्या कारण है? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। Which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self replication? हमारा 100वां सवाल पूछ रहा है कि स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। किसकी प्रेजेंस की वजह से? बोथ द डीएनए एंड आरएनए, इसलिए क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेट करता है। तो हमने इसमें 100 तक किया, 51 इस सेशन में हमने 51 से 100वां सवाल तक देखा है। अगले सेशन में हम 101 से आगे बढ़े रहेंगे। बने रहिए इस सीरीज में। अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे एक होल्ड बनाइए। 10 से 15 नंबर का एज लेके आप जाइएगा अगर सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हम इस सेशन में लेके आगे बढ़ेंगे उनको अगर आप देखते चलते हैं। धन्यवाद। अगले सेशन में हम 101 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।